नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तैरना नहीं आता था, कर्मचारियों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। 2023 में स्विमिंग ट्रेनिंग के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हुआ और ये बड़ी वजह रही कि जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तैरना नहीं आता था और इसी वजह से वो जो 30 फुट गड्ढा था उसमें वो नहीं कूदे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही। 2023 में ही उन्हें स्विमिंग ट्रेनिंग के आदेश दिए गए थे। इससे पहले भी हमने आपको कई अपडेट दिए हैं जिसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी खुद ही कह रहे हैं, कर्मचारी खुद ही कह रहे हैं कि वो तैरना नहीं जानते थे और उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था कि आखिर जब वो तैरना नहीं जानते तो अपनी जान को कैसे जोखिम में डाल। पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे स्लो कर रहा है मुझे। तो हम आपको ये नोटिस की कॉपी दिखा रहे हैं। 2023 में उनको स्विमिंग ट्रेनिंग के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ और उस पर प्राधिकरण ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। नोएडा के सेक्टर 150 के युवराज मेहता मौत मामले ने पूरे नोएडा की जो आपदा प्रबंधन है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसकी पोल खोलकर रख दी है। बहुमंजिला इमारतों पे बसा ये नोएडा, जिसे हाईटेक शहर के नाम से जाना जाता है, अब कई सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल जिस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर लगातार बैठकों का दौर होता है, मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाती हैं, अब एक एक करके उसकी परत दर परत खुलनी शुरू हो गई है। एक आदेश जो है, एक नोटिस या कहें साल 2023 का सामने आया है, जिसमें दमकल विभाग को ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि दमकल कर्मी जितने भी हैं वो 1 महीने के अंदर तैराकी सीख लें। और इस बात का जिक्र इसलिए भी यहाँ पर ज़रूरी है कि नोएडा में जो सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जब युवराज मेहता को बचाया नहीं जा सका, तो इसके बाद दमकल विभाग पर इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उन्होंने तैर कर पानी में उतर कर क्यों युवराज मेहता की जान नहीं बचाई। तो दबे स्वरों में दमकल कर्मियों का ये भी कहना था कि उनमें से किसी को तैराकी नहीं आती थी। तो इसी से अपने आप में सवाल उठ रहे हैं कि शासन प्रशासन के आदेशों को लेकर, नोटिस को लेकर कितने गंभीर यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। इसी से पता चल रहा है। जो आदेश साल 2023 में दिया गया था कि महज 1 महीने के अंदर तमाम जो फायर कर्मी हैं उनको तैराकी सीखनी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसका कहीं पालन हुआ। और दूसरा सबसे अहम जो है वो नोएडा फायर डिपार्टमेंट की पोल खोल रहा है, वो ये कि नोएडा में अगर मैं यहीं की तस्वीरों की बात करूँ तो मेरे पीछे जो आप इमारतें देख रहे हैं, कोई 20 मंजिला है, कोई 25 मंजिला है, कोई 30 मंजिला, कोई 40 मंजिला तक, अगर नोएडा की बात करें तो 40-40 मंजिला तक के यहाँ पर जो है हाई राइज टावर्स है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जो हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं, वो 15 से 18 फ्लोर के बाद दम तोड़ देती हैं। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो किस तरह से यहाँ पर आपदा प्रबंधन काम करेगा, क्योंकि पोल तो अभी खुलती हुई दिखाई दी जैसे सेक्टर 150 में जो घटना हुई उसके बाद। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में नोएडा हाईटेक शहर कहलाने लायक है। चौसन रफीक के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 नोएडा। तो ये बड़ी खबर देखिए, नोएडा में जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो जाती है और अब इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो लापरवाही सामने आ रही है और न्यूज़ 24 लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। विमल कौशिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विमल, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। सिस्टम के ये वो चेहरे, वो किरदार, इनके वो कारनामे जिनकी चुप्पी अभी तक चुभ रही थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से ये 10 जुलाई 2023 का एक नोटिस है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो दमकल विभाग के जो खासकर जो मेन ऐसे इस तरह के स्पॉट्स पर रहते हैं उनको तैराकी सीखनी होगी। 1 महीने के अंदर उनको तैराकी, स्विमिंग सीखने के लिए प्रबंध किए जाएं, सब सारी चीज़ें उस नोटिस में जिक्र है। लेकिन उसके बावजूद जब ये घटना शुक्रवार की रात को होती है, यहाँ पर जितने भी दमकल कर्मी पहुँचते हैं, 12-13 की टीम थी उनकी, 3 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था कि इसीलिए पानी में नहीं उतरा गया क्योंकि किसी को तैराकी नहीं आती थी। तो ये अपने आप में एक जो है पूरा सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि क्या नोटिस केवल पढ़कर और रद्दी में फेंकने के लिए होते हैं? क्या उन पर अमल आया या नहीं हुआ, इसको पता करने की जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अगर कोई प्रशासन की तरफ से भी कोई नोटिस जारी किया गया, उस पर कितना अमल हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, क्या वाकई में किसी ने स्विमिंग सीखी या नहीं सीखी, इसका पता लगाने की जहमत प्रशासन ने भी नहीं उठाई।
तो यानी कि हर तरफ सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। फायर ब्रिगेड की तरफ से वो नोटिस आया, उसने पढ़ा और उसके बाद ना उसको किसी ने गंभीरता से लिया और ना ही किसी ने ये पता लगाने की कोशिश की कि नोटिस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। तो इसी का नतीजा है कि जो शुक्रवार को युवराज मेहता 2 घंटे तक जिंदगी मौत के बीच झूलता हुआ, उसके बाद जिंदगी की जंग हार गया। और केवल जो तमाम, अब इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, तमाम दमकल कर्मी जो है वो कोशिशें कर रहे थे और जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है वो देरी से पहुंची क्योंकि उस टाइम कोहरा बहुत था। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें ये उसकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। और केवल यही बात है कि किस स्तर पर लापरवाही हुई, क्यों किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्यों किसी की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या वाकई में किसी पर जिम्मेदारी डालकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और न सिर्फ सीईओ को पद से हटा देने या फिर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करने, नोटिस देने, बिल्डर से जांच पड़ताल करने, ये सिर्फ से अब नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो नोटिस है वो तो दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ी बानगी है कि भाई आपके यहाँ भी जो फायर ब्रिगेड है वहां पर भी उनको तैराकी प्रशिक्षण आता है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि कल गुरुग्राम में रात को एक जो है पूरी मॉकड्रिल इसी तरीके की आयोजित की गई। वहां पर दिखाया गया रात में अगर कोई इस तरह से कॉल चलाएगी कि एक 12 साल का बच्चा है वो पानी में डूब रहा है, फंस गया है, तो उसके बाद रात के समय ये पूरी जो एक्सरसाइज की गई मॉकड्रिल। लेकिन सवाल यह है कि एक्सरसाइज तो नोएडा में भी बहुत हुई थी, मॉकड्रिल तो नोएडा में भी हर 2 महीने 6 महीने में आयोजित की जाती थी। पर मॉकड्रिल के बाद जब हकीकत हुई, जब रियल टाइम था काम करने का, तब तो कोई काम नहीं आया। तब तो 2 घंटे महज यहाँ पर खाना पूर्ति चलती रही, क्योंकि एक शख्स ने तौर पर आरोप लगाए कि पानी ठंडा था या फिर अंदर सरिये थे। इस डर की वजह से कोई उतरने को तैयार नहीं था। तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, कि मॉकड्रिल और रियलिटी में बनाए रखिए नजर। विमल, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका इस पूरी अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए प्रतिक्रियाएं भी इस पर पूरे मामले पर सामने आ रही है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में भी ये मामला जो अब गंभीर होता जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव और साथ ही साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से ये इंजीनियर की जान गई। मसला था, सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है, एक एसआईटी कमेटी बनाई है और जो भी दोषी होगा लापरवाही का या जानबूझ करके लापरवाही का, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी जो आगे नजीर बनेगी।